हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे रचना, तुम यहाँ? हाँ माया, मेरा विवाह इसी शहर में हुआ है, लेकिन तुम? मेरा भी। रचना माया हंसकर बोली। बचपन की सहेलियां रचना और माया इस समय शहर के मॉल में अपने अपने पति के साथ खरीदारी करने आई हुई थी और एक ही स्टॉल पर खरीदारी करते हुए माया की नजर रचना पर पड़ गई। खड़े खड़े ही खूब बातें हुई। फिर दोनों ने अपने अपने पतियों का परिचय भी अपनी अपनी सहेली से करवाया और एक दूसरे को अपने घर का पता देकर आने का निमंत्रण भी दे डाला। ये शायद इत्तेफाक ही था कि एक ही शहर के स्कूल कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाली इन दो सहेलियों का विवाह भी निकट के एक ही शहर में हुआ था। फर्क केवल इतना था कि वे मायके में एक दूसरी के पड़ोस में रहती थी और यहाँ ससुराल कुछ दूर दूर थे, लेकिन यह दूरी उनकी मित्रता में बाधा नहीं बनी और उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों के पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन दफ्तर अलग अलग इलाकों में थे। फिर भी अपनी बीवियों की गाढ़ी मित्रता के कारण वे भी आपस में अच्छे मित्र बन गए। हर सप्ताहांत में मिलना, घूमना, खरीदारी करना, खाना पीना सब एक साथ ही होता। दिन गुजरते गए और 2 साल बाद ही रचना की गोद में 2 बेटे और माया की गोद में 2 बेटियां आ गई और दोनों ने अपना परिवार नियोजित कर लिया। अब उनका मिलना जुलना दिनों के बजाय महीनों में होने लगा। 2 बच्चों के बाद उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और मुलाकातों के बीच लंबा फासला होने लगा। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते लंबा अरसा बीत गया। रचना का घर 2 बहुओं से गुलजार हो गया और माया की बेटियां ससुराल चली गई। दोनों सहेलियों के सास ससुर तो नहीं रहे, लेकिन साल दर साल पोते पोतियों के आगमन से रचना के परिवार में वृद्धि होने से उसका माया के यहाँ आना जाना कम हो गया। माया को तो अब सूनापन काटने दौड़ता था। वो एक तरफा ही अपना मन हल्का करने रचना के पास राजेश के साथ आ जाती थी। रचना को न आने का उलाहना देती तो वो अपने बढ़ते परिवार का हवाला देकर कहती, भाई हमारा समय तो मूलधन ब्याज धन ने ही बांट लिया है, तुम लोग आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माया भी कब तक आना जाना करती, तो मुलाकातों में फासला बढ़ता ही गया। फिर अचानक राजेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया और सखियों से मिलने जुलने का सिलसिला सिमटकर मोबाइल पर बातचीत तक रह गया। नई जगह पर माया का मन बिल्कुल नहीं लगता था। यहाँ पड़ोस मोहल्ले में भी आना जाना कम ही था, तो माया ने समय काटने के लिए कंप्यूटर से नाता जोड़ लिया। इस विस्तृत दुनिया में उसका मन खूब रम गया। कहानियां पढ़ने और बच्चों को सुनाने का उसे बचपन से ही शौक था। अब उसका यह शौक पुनर्जीवित हो गया। पढ़ते पढ़ते कब कलम हाथ में आई और कागज काले होने लगे उसे पता ही ना चला। समय तो जैसे हवा से होड़ लेने लगा था। धीरे धीरे कहानियों पर उसकी पकड़ अच्छी जम गई। रचना से बातचीत होती रहती, लेकिन मिलना फिर नहीं हो पाया। कभी कभी अपने हालचाल एक दूसरे को अवश्य साझा करती। इस तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। फिर उनकी बातों का सिलसिला भी अचानक बंद हो गया। रचना का मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ बताता। आखिर वो समय भी आ गया जब राजेश सरकारी नौकरी से सेवा मुक्त हो गए। अब वे अपना समय समाज सेवा में काटने लगे। माया को भी अब शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन कलम को इससे क्या लेना देना। उसे तो अपनी खुराक चाहिए ही, तो उसने घर के कार्यों के लिए एक गरीब अधेड़ महिला आशा को रख लिया और कलम की उदर पूर्ति के लिए अपने आसपास बिखरी कहानियों को सहेजना शुरू कर दिया। झूला घर, नारी निकेतन, अनाथालय, आरोग्य केंद्र, आदिवासी बस्तियां आदि स्थानों से नित्य नई कहानी का किरदार खोज लाती और उसे पन्नों पर साकार करती रहती। कभी कभी बेटियां अपने बच्चों के साथ मिलने आ जाती, तो कभी पति पत्नी लंबे भ्रमण पर निकल जाते। इस बार होली निकट थी, तो उन्होंने वृंदावन मथुरा जाकर देव दर्शन के साथ ही श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रिज भूमि पर बरसाने की लठमार होली देखने का कार्यक्रम बनाया और एक पर्यटन बस में अपना आरक्षण करवा लिया। फिर घर की देखरेख की जवाबदारी आशा को सौंपकर वे निश्चित दिन मथुरा पहुंच गए। होली में भी 8 दिन बाकी थे। प्रतिदिन वे बारी बारी वहां के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल घूम घूम कर देखते और आनंदित होते रहे। माया हर स्थान के अपने अनुभव कलमबद्ध करती रही। अब केवल वृद्धाश्रम रह गए थे जो माया की नई कहानी के केंद्र बिंदु थे। होटल से पूरी जानकारी लेकर एक दिन वो सुबह जल्दी ही पति के साथ चल पड़ी।
सबसे पहले वे एक पुराने महिला आश्रय स्थल पर पहुंचे, जहां विधवा और परित्यक्ता वृद्ध महिलाएं अपने अंतिम समय में देश के हर कोने से आकर शरण लेती थी। माया और राजेश संचालकों से अंदर जाने की अनुमति लेकर आगे बढ़े तो देखा कुछ बुजुर्ग महिलाएं झुंड बनाकर कहीं जाने को तैयार थी। गेरुए वस्त्र, माथे पर गेरुआ तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला डाले सबकी वेशभूषा एक जैसी थी। लगता था जैसे कहीं विशेष अभियान पर जा रही हो। तभी अचानक एक महिला पर उसकी नजर स्थिर हो गई। माया को उसकी सूरत पहचानी सी लगी। गौर से देखा तो आश्चर्य से आंखें खुली रह गई, पलकें झपकना भूल गई। वो रचना थी। लगभग वर्षों बाद उसे इस हाल में यहाँ देखकर माया सकते में आ गई। 4 सालों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ, मिलने का सारा रहस्य भी उसे समझ में आ गया। तेजी से चलकर उसके सामने पहुंची तो रचना भी विस्मित होकर उसे देखती रह गई और एकाएक उसकी आंखों से जैसे रुका हुआ झरना फूट पड़ा। उसने अपनी साथियों से क्षमा मांगी और माया राजेश को अपने कमरे में ले आई। यह तुमने क्या हाल बना रखा है रचना? तुम्हारा परिवार, दीपक भाई साहब सब कहाँ है? माया ने रचना को गले लगाते हुए पूछा। उसे रोते देखकर उसकी आंखें भी नम हो चली थी। मैं तुम्हें अपनी इन गुमनाम गलियों में गुम हो जाने की पूरी दास्तान सुनाऊंगी माया, तुम दोनों आराम से बैठो। कहते हुए उसने टेबल पर ही रखे हुए कुछ ताजे फल उन्हें खाने को दिए, फिर हिचकियों को रोककर अपनी कहानी शुरू की। तुम विश्वास नहीं करोगी माया कि कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि दिमाग चक्कर घिन्नी बनकर रह जाता है। नियति हमारे आसपास परिस्थितियों का ऐसा ताना बाना बुनती है कि हम ना जाने क्यों उसमें सहर्ष से फंसते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी सुखद सपनों से जिंदगी दुखद दास्तान बन चुकी है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जिंदगी अपनी निर्बाध गति से अच्छी तरह गुजर रही थी कि एक रात अचानक ही नींद में दीपक की चीख सुनकर मैं जाग गई। देखा तो डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ये सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ दीपक, कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ रचना, सफेद कपड़ों में कुछ लोग एक अर्थी लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। फिर एक बड़े नाम पट्ट पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में वृंदावन लिखा हुआ देखा। फिर देखा तो वो अर्थी मेरी थी और तुम भिक्षुणी के वेश में एक घर के द्वार पर भीख मांग रही थी। मेरा दिल तो किसी अनिष्ट की आशंका से बैठा जा रहा है। सुनकर मैं भी सकते में आ गई थी, लेकिन हिम्मत करके उनको हौसला देते हुए कहा, सपने भी कभी सच हुए हैं क्या दीपक? कभी कभी स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से भी हम बुरे सपने देखते हैं। चलो उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। मैं बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। लेकिन रचना, ये सपना बिल्कुल अलग था, जो उन्हीं रंगों के साथ मेरे मन पटल पर अंकित हो गया है। कहते हैं इस तरह के सपनों में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होती है। अरे कहा ना, एक केवल वहम है। भूल जाओ कि तुमने कोई सपना देखा है। बात उस समय आई गई हो गई और धीरे धीरे दीपक सपने की बात भूल गए। 2-3 वर्ष आराम से गुजर गए। फिर दीपक के रिटायर होते ही घरेलू परिस्थितियों में बदलाव आने लगा। बच्चे बड़े हो चले थे तो सास ससुर का 2 कमरे और हाल वाला पुश्तैनी मकान छोटा पड़ने लगा था। बेटों की शादी के बाद हम एक कमरा उनको सौंपकर हाल में किसी तरह गुजर कर रहे थे। लेकिन अब बेटों को बढ़ते हुए 2-2 बच्चों के साथ एक कमरे में परेशानी होने लगी थी और हमें भी इस थकी उम्र में एक अलग सुविधाजनक कमरे की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। अतः हमने रिटायरमेंट के बाद मिली रकम से मकान की छत पर कमरे बनाने का विचार किया। लेकिन काम शुरू करने से हमें ही परेशानी होती, क्योंकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हाल के अंदर से ही जाती थी। सो बड़े बेटे संजय ने सुझाया कि हर साल सरकार की तरफ से एक विशेष सुविधा संपन्न ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण हेतु चलाई जाती है। 1 महीने की समय सीमा में अनेक स्थानों पर देव दर्शन के साथ ही दर्शनीय स्थलों का भी आनंद लिया जा सकता है। अगर हम चाहे तो उस गाड़ी में हमारा आरक्षण करवा लिया जाए। मकान का काम एक बार शुरू हो जाए तो आसपास किसी किराए के मकान में कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बात सही थी और हम भी एक रास्ता की जिंदगी से ऊब गए थे। भ्रमण की बात सुनते ही बदलाव के विचार से हम शहर से तैयार हो गए और नियत तिथि पर उत्साह पूर्वक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। गाड़ी हर पड़ाव पर 2 दिन रुकती और हम आराम से घूम फिरकर गाड़ी में ही सोकर रात गुजारते। गाड़ी का अंतिम पड़ाव यही वृंदावन था। बेटों से प्रतिदिन मोबाइल पर बातचीत
होती रहती थी। काम शुरू हो चुका था, लेकिन किराए का मकान सुविधाजनक ना होने से बड़े बेटे संजय ने हमें कुछ समय यहीं विश्राम करने की बात कही और कहा कि यहाँ हम किसी होटल में ठहर जाएं। वो कल ही यात्री बस से वहां पहुंच जाएगा, फिर हमारे रहने की व्यवस्था पर विचार करेंगे। अगले दिन देर रात को वो हमारे पास पहुंचा। सुबह होते ही वो होटल से निकल गया और हमारे रहने के लिए एक सरकारी वृद्धाश्रम में फॉर्म भरकर आया। उसके कथनानुसार रहने के अन्य आवास कुछ सुविधाजनक नहीं थे तो कुछ बहुत महंगे थे। प्राइवेट वृद्धाश्रम में भी लाखों रुपए अग्रिम देने के बाद ही प्रवेश मिलता था। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। सब्र के साथ मन पर पत्थर रखकर हम वहां पहुंच गए और बेटा हमें अपना ध्यान रखने को कहकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद ही वृद्धाश्रम के कठोर अनुशासन में हमारा दम घुटने लगा था। दीपक कुछ अस्वस्थ महसूस करने लगे थे। घर और बच्चों की याद अलग से सता रही थी, लेकिन पूछने पर बेटों को अपनी तकलीफ कभी नहीं बताई। हम समय काटने के लिए भोजन के बाद दिन भर घूमने निकल जाते, फिर शाम तक लौट आते। इस तरह 6 महीने निकल गए। जब संजय ने फोन पर बताया कि मकान का काम पूरा हो चुका है, बस रंग रोगन होते ही वो हमें लेने आ जाएगा, हम बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक दिन दीपक सुबह उठे तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। डर की छाया स्पष्ट झलक रही थी। पूछने पर उसने वही मनहूस सपना पुनः देखने की बात बताई और कहा जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। सुनकर मेरा मन भी कुछ शंकाओं के भंवर में डूबने उतराने लगा था, लेकिन दीपक को मैं कमजोर होते नहीं देखना चाहती थी। अतः मैंने हंसते हुए उनको एक वहम मन से निकाल देने के लिए कहा और बताया कि रात में ही संजय का फोन आया था कि वो कल यहाँ पहुँच रहा है। उसके आते ही हमारी जान में जान आई। उसने हमारा हालचाल पूछा और यह भी कि हमें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन लंबी चौड़ी चर्चा के दौरान उसने हमारी वापसी की बात ही नहीं छेड़ी। तो मैंने ही पूछा, बेटा वापसी के लिए कौन सी गाड़ी का आरक्षण है और यहाँ से कब निकलना है? सुनते ही उसका मुंह लटक गया और सिर झुकाकर मरी सी आवाज में बोलना शुरू किया। बात दरअसल यह है माँ कि आपकी दोनों बहुएं आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गई हैं और छोटे ने ऊपर वाले मकान में अपनी गृहस्थी जमा ली है। अब हमारे हाथ में कुछ पैसा भी नहीं बचा कि एक कमरा और बांध सके। ऊपर नीचे तो 2-2 कमरे ही हैं। समझ में नहीं आता कि आपकी व्यवस्था कहाँ की जाए। अगर आप यहीं रहे तो हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे और मिलने के लिए आते रहेंगे। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही दीपक उसका आशय समझकर चीख पड़े, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाना। मुझे तो जैसे काठ मार गया था, जुबान ही साथ नहीं दे रही थी कि कुछ कह सकूं और संजय सिर झुकाकर तुरंत वहां से उठकर चला गया। उसी रात दीपक को दिल का दौरा पड़ा। मेरी चीख पुकार सुनकर वृद्धाश्रम के सब लोग एकत्र हो गए और उन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया। गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज शुरू हुआ और 2 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली। अब मैं सब कुछ भूलकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई थी। उन्हें अधिक बोलना मना था। उनका देखा हुआ सपना अब मुझे भी विचलित करने लगा था। फिर भी डर को अपने ऊपर हावी होने ना देकर मैं हिम्मत से परिस्थिति का सामना कर रही थी। धीरे धीरे दीपक कुछ स्वस्थ हुए तो एक दिन मुझे पास बिठाकर बोले, रचना मुझे लगता है मेरा अंतकाल निकट है। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे बाद तुम खुद को कभी कमजोर ना होने देना। मेरी मृत्यु की खबर बेटों तक ना पहुँचे। मेरा क्रियाकर्म भी इसी देवभूमि पर हो और तुम भी कभी किसी भी विपरीत स्थिति में वहां वापस जाने की बात ना सोचना। स्वयं को मजबूत रखते हुए यहीं पर अपने जीवन के शेष दिन बिता देना। तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी यह अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करोगी। मेरी पेंशन तुम्हें मिलती रहे, इसकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूँ। कहते हुए वे बच्चों जैसे फपक कर रो पड़े। मेरा दिल स्वयं हाहाकार कर रहा था, पर दीपक की जिंदगी के लिए अपने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने देकर उनको आश्वस्त करती रही कि वे शीघ्र ठीक हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर यहाँ जिंदगी गुजार लेंगे। शीघ्र ही उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालकों की सहायता से हम दोनों के मोबाइल नंबर भी बदलवाकर बेटों से हमेशा के लिए संपर्क काट दिया। उसके लगभग 2 माह बाद ही उन्हें दूसरा दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी ही थी, तो सबके समझाने के बावजूद बेटों को खबर नहीं की। पर मेरा मन अब उनके बिना उस आश्रम में नहीं लगा। तुम ही बताओ सखी, वहाँ रहना अब कैसे संभव होता?
मैंने संचालकों से किसी अन्य आश्रय स्थल पर भेजने की विनती की। इस तरह मैं इस निराश्रित और विधवा महिलाओं के आश्रम में पहुंच गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली माया। बीते दिनों की बातें और यादें पल पल सताती रहती। मूलधन ब्याज धन के गणित में उलझ कर हमने अपना जीवन धन ही दांव पर लगा दिया। दीपक का और खौफनाक सपना आश्चर्यजनक रूप से सच हो गया था। जब तुम यहाँ आई तो मैं अपनी साथियों के साथ भिक्षाटन के लिए ही जा रही थी। हम सब आर्थिक अभाव न होते हुए भी शरीर के अंगों को सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगती हैं और मिले हुए पैसों से अभावग्रस्त महिलाओं की सहायता करती हैं। बस माया, यही मेरी कहानी है। मैं अपनी कथा सुनाने के चक्कर में तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम लोग कैसे अपना समय काट रहे हो। हमारी कथा सीधी सी है सखी। बेटियों के ससुराल जाने के बाद मैंने कलम का और राजेश ने समाज सेवा का सहारा लिया। यहाँ भी मैं कहानी की खोज में ही आई थी तो तुमसे मुलाकात हो गई। अब इतना दर्द मेरी कलम किस तरह कागज पर उतारेगी? क्या लिखते हुए ये हाथ नहीं कांपेंगे? तो तुम अब लेखिका बन गई हो माया। एक रहस्य आज सिर्फ तुम्हारे सामने खोल रही हूँ कि पहली बार मेरे गर्भ में बेटी थी तो मैंने पुत्र मोहवश अबार्सन करवा लिया था। लगता है उसी का ही दंड शायद मैं अब भुगत रही हूँ। काश हमारी भी बेटियां होती तो हम इस तरह बेघर ना हुए होते। मेरी कहानी तुम जरूर लिखना। साथ ही मेरा ये संदेश भी समस्त माँ बहनों को पहुँचाना कि वंश बढ़ाने की चाह में बेटों के मोह में पड़कर बेटियों यानी अपने ही अंश को गर्भ में खत्म करके कुदरत को कुपित करने की भूल कभी ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।